26 नवंबर को देश ने संविधान दिवस मनाया और इस दिन भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने पुनः न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात कही है और उन्होंने इस बात को दोहराया है कि हायर जुडिशरी में तात्पर्य इसका हुआ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की स्थापना की जाए। उनके इस कथन को, उनके इस वक्तव्य को देश के लगभग सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है और देश में पुनः इस बात पर चर्चा होने लगी है, क्या जजेस खुद को नियुक्त करते रहें या उनकी नियुक्ति के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की स्थापना की जाए। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आइए इस पर हम लोग एक विवेचना करते हैं। यद्यपि यह विषय बहुत ही कानूनी और संवैधानिक है, परंतु यह तथ्य है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिन्होंने इस संविधान को अंगीकृत किया है, उन सबको इस बात को समझना चाहिए। मेरा यह प्रयास है कि इस पूरे मसले को एक आम व्यक्ति के, एक आम नागरिक के दृष्टिकोण से उसको मध्य में रखते हुए इस पर बात की जाए, ताकि वो ये समझ सकें कि हमारे देश में हायर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है। हम सब जानते हैं कि जब संविधान अंगीकृत हुआ तो उसमें जजेस की नियुक्ति के लिए आर्टिकल 124 और 217, ये दोनों महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति और आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का प्रावधान है। उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है और आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, वारंट के जरिए अपने हस्ताक्षर, अपने सील से आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, उसमें वर्ड लिखा हुआ, आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज की नियुक्ति करते हैं। आप सबको पता है कि ये नियुक्तियां जब से ये रिपब्लिक बना, देश होती रही और मूल रूप में ये बातें चलती रही। एक महत्वपूर्ण विषय इसमें, एक महत्वपूर्ण आयाम इसमें आया संविधान के 42वें संशोधन में 1977 में। 1977 में संविधान के अनुच्छेद 312 में एक संशोधन किया गया और उसमें ये कहा गया कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी इंक्लूड होगा, AIJS। परिकल्पना यह थी कि जैसे IAS, IPS और अदर ऑल इंडिया सर्विसेज की नियुक्ति UPSC करती है, ठीक उसी प्रकार ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाया जाए, ताकि देश के विभिन्न इलाके से, देश के विभिन्न धर्मों से, सामाजिक समूहों से लड़के, अभ्यर्थी इसमें बैठें और पास करके सर्विस में आए। संविधान में संशोधन के उपरांत भी ये बात, यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के क्रिएशन में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हो सकी और पूर्व की भांति ही राष्ट्रपति, जब हम राष्ट्रपति बताते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर यानी कैबिनेट के एडवाइस पर ही राष्ट्रपति सारा काम करती है। तो ये सब चीज चलता रहा। इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण आयाम आया, उसको बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस। 1981 में एक बहुत नामी वकील थे, उनका नाम था श्री SP गुप्ता। उन्होंने एक रिट याचिका दायर की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार लगाई कि ये जो आफ्टर कंसल्टेशन शब्द है, इसको परिभाषित किया जाए
और इसको कंकरेंस माना जाए, यानी मुख्य न्यायाधीश के साथ जो कंसल्टेशन हो वो राष्ट्रपति पर बाइंडिंग हो, यानी ये बाध्यकारी हो उनको मानना। और इस केस का महत्व, ये जो बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट जजेस केस 1981, दिसंबर में इसका फैसला आया और 4-3 के मेजोरिटी जजमेंट से उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जजों की नियुक्ति का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को है और कंसल्टेशन के उपरांत यूनियन गवर्नमेंट पर यह बाध्यकारी नहीं है कि जो सलाह चीफ जस्टिस देंगे वह उनको मानना ही होगा। 1981 के बाद से फिर चीज़ें यूं ही चलती रही और नियुक्तियां उसी तरीके से होती रही। इसके बाद एक महत्वपूर्ण आयाम यह आया, उसमें 1990 में 67th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया और उसमें यह प्रयास किया गया कि एक नेशनल जुडिशियल कमीशन की स्थापना की जाए जो जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग आदि करे। उसमें अन्य बातों के अलावा यह भी प्रावधान किया गया था कि हाईकोर्ट में नियुक्तियों के मामले में मुख्यमंत्री भी उस कमीशन में सदस्य होंगे और बाकी चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में अलग अलग मेंबर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कुछ मनोनीत सदस्य होंगे। ये बिल 1990 में आया लेकिन ये पास नहीं हो सका और ये लैप्स कर गया। इसके उपरांत जजों की नियुक्ति के संबंध में एक और महत्वपूर्ण आयाम तब आया जब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, जो एडवोकेट्स होते हैं, उन लोगों ने एक रिट याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार लगाई कि नहीं, जुडिशियल सुप्रीमेसी हो और जो चीफ जस्टिस का ओपिनियन हो उसकी प्राइमेसी हो। और इस पर 7-2 के मेजोरिटी से एक जजमेंट आया अक्टूबर 1993 में। इसको बोलचाल की भाषा में सेकंड केस बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट जजेस के केस के पूरे फैसले को ही उलट दिया और इसमें कहा गया कि नहीं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जो कंसल्टेशन है वो वस्तुतः कंकरेंस होगा। अब आप अंतर देख लीजिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो कंसल्टेशन राष्ट्रपति करेंगे तो जो सलाह मुख्य न्यायाधीश देंगे वो बाइंडिंग होगा। इस जजमेंट का मुख्य आधार यही था और इसमें यह कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश जो हैं जब कोई सलाह देते हैं तो वो सलाह उनका इंडिविजुअल नहीं होता है। और इस जजमेंट में कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश 2 और सीनियर मोस्ट जजेस को लेकर के वो सलाह देंगे। और दोस्तों, यहीं से कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई। इसी को हम लोग आज बोलचाल की भाषा में कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। तो ये आपको 93 में आया। इसके बाद चीज़ें चलती गई, बहस होता गया, देश में चर्चा होने लगी कि साहब जजेज अपनी नियुक्ति खुद कैसे करते हैं। इनफैक्ट अगर यूँ समझें, कई बार भारत के उपराष्ट्रपति और विधि मंत्री ने भी कहा, और ये तथ्य भी है, कि दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां जजेज अपनी नियुक्ति स्वयं कर लेते हैं। भारत के संविधान में एक व्यवस्था है, उसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 अधिकार हैं, एक को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा को एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन और तीसरा को एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। तो 98 में उस वक़्त के महामहिम राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत यह रेफरेंस यानी एक सलाह मांगा कि जजों की जो नियुक्ति होती है उसमें
मुख्य रूप से 2-3 सलाह दिए जाएं। पहला ये कि मुख्य न्यायाधीश का जो सलाह है, कंसल्टेशन है, वो प्लूरलिटी में होनी चाहिए कि नहीं, यानी वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए कि नहीं। और दूसरा कि जो कॉलेजियम सिस्टम अभी है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 जजेज हैं, क्या ये वाइडर कंसल्टेशन है, क्या इसको और व्यापक बनाया जा सकता है। इसके अलावा भी अन्य चीज़ें उसमें रखी गई। और अक्टूबर 98 में यह फैसला आया, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में थर्ड जजेस केस बोलते हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने सेकंड जजेस के फैसले को बहाल रखते हुए सिर्फ ये कहा कि चीफ जस्टिस प्लस 2 था, अब कर दिया चीफ जस्टिस प्लस 4, यानी 5 जजों का कॉलेजियम बन गया। और इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती चली गई और यहीं से स्टार्ट हो गया चीज़ों का टकराहट और वो सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा आइए हम लोग समझते हैं कि इसके बाद चीज़ें कैसे बढ़ी। मित्रों, 1-2 चीज़ की चर्चा हम जरूर करना चाहेंगे। 2002 में भी ये प्रयास किया गया कि नेशनल जुडिशियल कमीशन बने और जजों की नियुक्ति को संस्थागत किया जाए, बट किंचित कारणों से वैसा हो नहीं सका। बात आई और गई, फिर नई सरकार आई 2014 में और उसने इस संबंध में प्रयास करने शुरू कर दिया। 99 संविधान संशोधन बिल और 121वां संविधान संशोधन बिल लाए गए और एक कानून बना जिसको हम लोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बोलते हैं, NJAC। और इस पर पूरे देश में पूरा बवाल मचा। ये संविधान संशोधन बिल पास हुआ और ये कानून भी बन गया, लेकिन उसके बाद पूरा एक तरह से यूं कहें कि जुडिशियरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव का एक पूरा तनाव का माहौल हो गया। यूनियन गवर्नमेंट अड़ी रही कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट इसी कमीशन से होगा और सुप्रीम कोर्ट या एक बहुत बड़ा वर्ग जो था जुडिशियल फ्रेटर्निटी का, उसका मानना था कि नहीं, इससे जुडिशरी का इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। कई एक दौर की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में गई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को नल एंड वाइड करार कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। संविधान में पावर है, सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर है। और अक्टूबर 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को खारिज कर दिया गया, नल एंड वाइड करार कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के आधार पर। इसका मतलब यह हुआ कि जजों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम सिस्टम रहा वो बरकरार रहा। 2022 में पुनः सरकार ने नेशनल जुडिशियल कमीशन का एक बिल लाया है। अभी तक वो पारित नहीं हुआ है और उस बिल में थोड़ा सा संशोधन किया गया है। मोटे तौर पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटिंग कमीशन के ही जैसा है, लेकिन उसको थोड़ा सा ब्रॉड बेस्ड किया गया है। अब देखते हैं कि उस बिल का क्या असर होता है, क्या वो पास होता है या नहीं होता है। ये मोटे तौर पर मैंने एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपको बताया है कि जजेस की नियुक्ति के संबंध में चीज़ें धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ी। इस बीच में कुछ और महत्वपूर्ण आयाम आए, लेकिन सबको यहाँ पर डिस्कस करना संभव नहीं है। जो मूल विषय है उस पर थोड़ा हम लोग आते हैं और उस पर थोड़ी हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों? संविधान में जब संशोधन हुआ 42वां और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की परिकल्पना की, तो इसका उद्देश्य यह था कि हायर जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट हो वो बिल्कुल पारदर्शी, वैज्ञानिक और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाए। ये बात अलग है कि संविधान में संशोधन के उपरांत भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आज तक क्रिएट नहीं किया जा सका।
महामहिम राष्ट्रपति ने संविधान दिवस पर पुनः इस बात को रीआइटरेट किया है और पुनः यह बात राष्ट्र के सामने आ गया है। अब ये राष्ट्र को तय करना है कि इस पर क्या हो। यहां पर कुछ बातें हैं जिस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि नियुक्ति के लिए दो सिद्धांत होते हैं। पहला, सिलेक्शन थ्रू ए प्रोसेस, और इलेक्शन। आप किसी चीज पर नियुक्त होते हैं तो उसका या तो सिलेक्शन होना चाहिए या उसका इलेक्शन होना चाहिए। इस दोनों के बीच में भी एक शब्द आ जाता है नॉमिनेशन का, जहां कोई व्यक्ति किसी को नॉमिनेट कर देता और अपॉइंट कर देता है। प्रजातंत्र में, मॉडर्न टाइम्स में, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए यह चीज अच्छी नहीं है। विवेक के अधिकार का दुनिया में सबसे विवेकहीन तरीके से प्रयोग हुआ है, ये इतिहास गवाह है। जब कहीं भी डिस्क्रिशन होता है तो वहां डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर के संपूर्ण देश में उहापोह की स्थिति है और इस संपूर्ण पक्ष का जो एक पहलू है वो बड़ा दुखदाई है। जब 1950 में 26 जनवरी को संविधान को अंगीकृत किया गया तो आप प्रेम्बल को पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने संविधान को अंगीकृत किया। इस पूरे आर्गुमेंट में, इस पूरी प्रक्रिया में आप यूं समझें कि हम भारत के लोग कहीं नहीं हैं। यूनियन गवर्नमेंट चाहती है, एग्जीक्यूटिव चाहती है कि अपॉइंटमेंट का अधिकार उसके पास हो। जुडिशियल फ्रेटर्निटी के अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पर कॉलेजियन सिस्टम बरकरार रहे और जजों की नियुक्ति का अधिकार उन्हीं के हाथ में हो। अब जरा यूं समझिए, इस दोनों पहलू में, इस दोनों पैराडाइम और एंगल में हम भारत के लोग कहां हैं? क्या भारत के लोग को यह पता है? क्या भारत के लोगों का इसमें कोई ओपिनियन लिया गया? भारत के लोग चाहते क्या हैं? आप यदि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के पिछले कुछ भाषणों को सुनेंगे तो उन्होंने मुख्य रूप से न्यायपालिका के संबंध में 3 चिंताएं जाहिर की है जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो पीपल सेंट्रिक है। आप खुद उसको फील कीजिएगा। पहली चिंता जजमेंट को लेकर है। मुझको स्मरण है और आपने भी पढ़ा होगा अखबारों में, एक कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो जजमेंट्स लिखे जाते हैं, एक तो वो अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। इस देश में 2 से 3 लाख लोग जो अच्छे से अंग्रेजी बोलते, समझते और पढ़ते हैं, जहां इस देश की में हिंदी और अन्य भाषाओं का एक व्यापक जनाधार है, तो वहाँ जजमेंट हिंदी में क्यों नहीं लिखे जाए? हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने इसमें पहल की है और वो जजमेंट को अलग अलग भाषाओं में लिखने की बात शुरू हो गई है, लेकिन पहली चिंता उनकी ये थी। दूसरी चिंता उनकी ये थी कि इतने वॉल्यूमनस जजमेंट लिखे जाते हैं, 500 हजार पेज के जजमेंट लिखे जाते हैं, यानी केस लड़ने के लिए भी आपके पास बगैर इसका कोई विकल्प नहीं है कि आप अच्छे वकील रखें और फिर कोर्ट द्वारा डिलीवर किए गए जजमेंट को पढ़ने के लिए भी आप वकील रखें। यानी एक आम आदमी न तो उस जजमेंट को पढ़ पाता है न उसको समझ पाता है। महामहिम राष्ट्रपति ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि जजमेंट छोटे लिखे जाएं, ऐसे लिखे जाएं कि आम आदमी समझ सके। मित्रों, धीरे धीरे आप देखेंगे, अगर आप पूरे जजमेंट्स को लास्ट फ्यू ईयर्स में आप पढ़ेंगे तो न्यायालय, हम लोग सभी सम्मान करते हैं न्यायालय का, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि न्यायालय में जो बहस हो रहे हैं वो शास्त्रार्थ का
एक एक स्थान बनता जा रहा है जहां सब लोग अंग्रेजी के बड़े बड़े फ्रेजेज और अलग अलग देश में कब क्या हुआ इस पर पूरा बहस चलता है। हमारे यहां लॉ ऑफ प्रेसिडेंट भी है, संविधान में भी उसकी परिकल्पना और उसका प्रावधान है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, कुछ आदेश दिया तो पूरे देश पर लागू होगा। अब समस्या यह है कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट जो मेजर लॉ हैं वो इतने पतले हैं, लेकिन उस पर जब बहस होती है तो रूलिंग पर रूलिंग, रूलिंग पर रूलिंग, न्याय निर्णय और इतने जजमेंट कोट किए जाते हैं कि मूल विषय पता नहीं कहां से कहां चला जाता है। इसको एक आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। फर्ज कीजिए कि मेरा एक विषय है कि मैं आप यूं समझे कि मेरा ये घर है और ये मुकदमा गया। अब मुकदमे का फैसला ये होना चाहिए कि मेरा ये घर है या मेरा घर नहीं, इस घर पर मेरा अधिकार है या नहीं है। अब उस पर जब बहस चलती है तो बहस इस कदर भटकती है कि वो घर कब बना, ऐसा घर किस किस देश में बना था, ऐसे मुकदमे किस किस मुल्क में आए थे, इस कोर्ट ने ऐसे मुकदमे पर कब क्या क्या जजमेंट दिया था। और इसका परिणाम ये होता है कि कोर्ट में तथ्यों पर कम और बहस के क्वालिटी पर, बहस के कंटेंट पर, कौन कितने रूलिंग्स को कोट करता है उस पर ज्यादा हो जाता है। इसी पर महामहिम राष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की थी कि न्याय निर्णय सिंपल हो जिसको आम आदमी समझ सके। और तीसरी चीज उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, जब उस कॉन्फ्रेंस में ये बात उठी थी कि कोर्ट में मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है, 3.5 करोड़ 4 करोड़ से ज्यादा मुकदमे हैं, जेल ओवर क्राउडेड हैं, इसलिए नए जेल बनाए जाएं, नए कोर्ट बनाए जाएं, नई नियुक्तियां की जाएं जजेस की। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने हृदय की पीड़ा का उद्गार करते हुए इतना अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि क्या अधिक कोर्ट बनाना, क्या अधिक मुकदमे आना, क्या अधिक जेल बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेल में रखना, यही प्रगति है? हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? सभ्य समाज में कम लोग जेल में जाएं, कम मुकदमेबाजी हो, यह प्रगति का द्योतक है, या मुकदमों की संख्या बढ़ती जाए ये द्योतक है? दोस्तों, अधिवक्ता और एडवोकेट्स समाज के बड़े प्रबुद्ध लोग होते हैं। यह एक प्रोफेशन है, लेकिन आप प्रोफेशन और रोजगार में अंतर समझिए। वकालत रोजगार नहीं हो सकता, डॉक्टरी रोजगार नहीं हो सकता। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने बताया था कि हमें ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिसमें मुकदमों की संख्या कम हो, कम लोग जेल में रहें। और इस दिशा में मैं समझता हूं कि अपॉइंटमेंट थ्रू एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम, जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी हो, जिसमें बिल्कुल साइंटिफिक आधार हो, समाज के हर वर्ग को समुचित अवसर मिले उसमें बैठने का, ये जरूर होना चाहिए। आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं, और ये अब आम धारणा बन चली है कि हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट में कुछ खास परिवारों का ही कब्जा है। अब ये एक बहस का विषय हो सकता है, कुछ लोग इससे इनकार भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात से कौन इनकार करेगा कि यदि आप जजों की सूची देखेंगे तो पाएंगे कि एक एक परिवार से 3-3, 4-4 जजेज हुए हैं। तो ये बात आम लोगों के बीच घर कर रही है कि हायर जुडिशरी में आम आदमी जा ही नहीं सकता है। इसलिए यह प्रश्न बहुत लाजमी है और ये राष्ट्र के सामने है। मुझको लगता है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का क्रिएशन और इसमें हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट, जो कि ऑलरेडी संविधान के अनुच्छेद 312 में दिया गया है, इस पर काम करने की आवश्यकता है।
ये राष्ट्रीय बहस का विषय बने। और जब मैं राष्ट्रीय बहस की बात करता हूं तो मैं आम आदमी, आम नागरिक के बीच इस बहस को ले जाने की बात करता हूं। आमतौर पर जब हम नेशनल कंसेंसस या नेशनल डिबेट की बात करते हैं तो कुछ इलिट वर्ग में यह सिमट करके रह जाता है। अगर संविधान ने, उसके प्रेम्बल ने हमें यह अधिकार दिया था कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ने एडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इतने महत्वपूर्ण विषय पर आम आदमी क्या सोचता है, यह बात भी जानने की आवश्यकता है। न्यायालय न्याय का दर्पण है। पार्लियामेंट, संसद सर्वोच्च मंदिर है, यह बात सही है, लेकिन उस मंदिर में हमारा प्रवेश भी तो हो। उस मंदिर में हम घंटी तो बजा सकें। एक जजमेंट पढ़ते हुए मैंने कहीं एक रेफरेंस में देखा था कि जहां इस बात को लेकर, इनफैक्ट राष्ट्रपति महोदय ने ही इसमें लिखा अपने संबोधन में, कि मैं उस बात को पढ़कर अति उत्साहित होती हूं कि एक राजा हुआ करता था जो अपने दरबार, अपने महल के आगे घंटी लगा दिया था, जहां आम आदमी उस घंटी को बजाता था, उसको न्याय मिलता था। उस घंटी को बजाने की आवश्यकता है। इसलिए मित्रों, हम सबको यह समझने की जरूरत है कि हायर जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट का जो ये प्रेजेंट सिस्टम है, कॉलेजियन सिस्टम, इस पर व्यापक बहस हो। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के क्रिएशन की बात कही है, उसको एक राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो हमारे प्रजातंत्र और हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी में, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, इट विल ऐड अ न्यू फीदर इन द कैप, जहां जुडिशरी भी बहुत वाइब्रेंट होगी और वाइब्रेंट होगी। समाज के हर वर्ग के लोग अपनी प्रतिभा के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी योग्यता को सिद्ध करके वहां जाएंगे। और यह व्यवस्था यूं हो सकती है कि यूपीएससी, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का एग्जाम वैसे ही ले जैसे आईएएस, आईपीएस और अदर सर्विसेज का हो। आप जानते हैं कि जब यूपीएससी से आईएएस कोई बनता है तो एसडीएम के बाद वो डीएम, फिर स्टेट लेवल और फिर कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाता है। अगर ब्यूरोक्रेसी को मान लें कि एपेक्स बॉडी कैबिनेट सेक्रेटरी है, उसी तरह से जुडिशरी का एपेक्स चीफ जस्टिस है। तो एक ऐसी व्यवस्था हो जहां उस सर्विसेज से लोग ऊपर जाएं। हाँ, यह व्यवस्था की जा सकती है नेशनल जुडिशियल कमीशन के जरिए कि उनका ट्रांसफर, पोस्टिंग कैसे हो, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से हो, यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करे, इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है। मैं यह प्रश्न आपके पास छोड़े जा रहा हूं। यह प्रश्न आपको सीधे संबोधित है। आइए इस पर विचार करें कि क्या इस देश में अब समय आ गया है जहां हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट वैज्ञानिक, प्रतियोगिता परीक्षा और योग्यता के आधार पर हो। आप अपने सुझाव, आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी बातें कमेंट में जरूर लिखें। हमें आपके सुझाव, आपके फीडबैक्स का इंतजार रहेगा। उम्मीद है आपने इस चैनल को अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल बटन दबाने की कृपा जरूर करें। यदि आप हमें सीधे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा पता है voiceofrepublic1@gmail.com। हमें आपके प्रतिक्रिया, आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।